हेलो एवरीवन। रेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा लाइब्रेरी साइंस का क्लास चल रहा है। उसमें हमने यूनिट 1 में बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। अब हम जो कवर करने वाले हैं ना, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कमिटी। ठीक है, तो हम कमिटी को बहुत तरीक़ों से पढ़ सकते थे, लेकिन हम क्या किया है, हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, या तो हम इसे पढ़ सकते थे कि यूजीसी ने कौन कौन सी कमेटियाँ बनाया, ठीक है, सरकार ने कौन कौन सी कमेटियाँ बनाया, तो हम ऐसे भी पढ़ सकते थे। लेकिन हमने क्या किया है, हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाया है इसे, जिससे आपको ये बात पता चले कि पहले कौन सी कमेटी आई, फिर कौन सी कमेटी आई, फिर कौन सी कमेटी आई, तो आप इसका क्या करेंगे, थोड़ा लिंक बिठा पाएंगे। ठीक है, और एक बात और बता दूं, जो मैंने पीछे कमेटी पढ़ाया है वहाँ पे मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो आप जाके यूके के इतिहास में उसको आप देखिएगा। जैसे एबॉट कमेटी है, मैकॉल्वन कमेटी है, हमने उसको वहाँ पे कवर कर दिया है। तो आप ऐसा नहीं समझे कि यहाँ पे वो छूट गया, हम पहले उसको यूके के इतिहास में, ठीक है, उसको हम कवर कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है, कमेटी के बारे में। तो सबसे पहले जो कमेटी हम पढ़ेंगे ना, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे एक्ट पढ़ेंगे, चार्टर्ड एक्ट 1813। हम क्या करने वाले हैं, हम अगर आप यूजीसी नेट का तैयारी करते हैं, ठीक है, वहाँ से भी जो कमेटियाँ के क्वेश्चन बनती है, हम सब जितने भी कमेटी है सबको हम कंपाइल कर लिए हैं। ठीक है, तो वहाँ वाला जो यूजीसी नेट वाला भी जो सिलेबस है ना, उसको भी हम कमेटी का कवर कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक्ट पढ़ते हैं, चार्टर्ड एक्ट 1813। ठीक है, ये अधिनियम कौन लाया था? ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया है। ठीक है, ये अधिनियम कहाँ लाया गया है? ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया है। शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख की वार्षिक राशि निर्धारित की गई। मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि ब्रिटिश है ना, वो हमें पढ़ाना नहीं चाहते थे। ठीक है, जब उनके पास दबाव आया ना, तो वो क्या किए, शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपया ग्रांट किए। लेकिन आपको मजे की बात बताता हूँ कि 1813 में ये चेक एक्ट आया था, 1823 तक ये पैसा खर्च भी नहीं हुआ था। तो उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि पहला जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें आपको ये याद रखना है कि 1 लाख रुपया ग्रांट आया था, उसमें 1823 तक एक भी रुपया सरकार ने खर्चा नहीं किया। ठीक है, अंग्रेजों की भारत में शिक्षा के प्रति जिम्मेदारी तय की गई थी इस एक्ट से, कि अंग्रेज क्या करेंगे, भारत में शिक्षा के प्रति जिम्मेदारी तय किया गया था। आगे देखते हैं उसका क्या उद्देश्य था। भारतीयों में धार्मिक और नैतिक शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि आप जब आप पढ़ रहे होंगे, ब्रिटिश के बारे में पढ़े होंगे, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो आप ये देखे होंगे इस एक्ट के बारे में उनका क्या उद्देश्य था। ठीक है, इस चार्टर एक्ट से उनका ये उद्देश्य था कि भारतीयों में धार्मिक और नैतिक शिक्षा का प्रसार करना है। वैसे वो करना नहीं चाहते थे। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि भारत में शिक्षा का विकास हो सके। आगे हम चलेंगे, जब हम पढ़ेंगे देखेंगे डॉल्फ पेंटरसन थ्योरी को जानेंगे कि ये क्या होता है, तो आप समझेंगे कि उनका क्या मेन मोटो था। आगे चलते हैं, ईसाई मिशनरियों को भारत में स्कूल खोलने की अनुमति दी गई। ठीक है, आपको पता है कि ब्रिटिश क्या थे, ईसाई थे। ठीक है, तब वो क्या कर रहे थे, ईसाई मिशनरियों पे ज़्यादा जोर दे रहे थे। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। 1813 का चार्टर एक्ट। अगला है एलिफेंस्टन रिपोर्ट, ये 1928 में। आप दो बात आप पूरे को नहीं याद कर सकते हैं, तो कम से कम दो बात को आप याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किस लिए आया और किस वर्ष आया। ठीक है, तो हम देखते हैं एलिफेंस्टन रिपोर्ट 1823 में आया। अभी हमने 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ा, फिर आप इस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं। ये इसमें क्या हुआ, बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर माउंट स्टूअर्ट एल्फिंस्टन ने इस रिपोर्ट दी थी। ठीक है, पहला बात यह है कि ये रिपोर्ट किसने दिया था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक संरचना का सुझाव दिया गया। ठीक है, स्थानीय भाषा में शिक्षा का समर्थन किया गया। आप देखिएगा इस रिपोर्ट में पहली बार जो है स्थानीय भाषा में शिक्षा का समर्थन किया जाएगा। आगे देखेंगे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की सिफारिश। ठीक है, आप यहाँ से देखेंगे टीचर ट्रेनिंग के लिए सिफारिश किया गया था, टीचर ट्रेनिंग की सिफारिश की गई थी फर्स्ट टाइम। ठीक है, सरकार द्वारा शिक्षा पर खर्च बढ़ाने की मांग, जो सरकार जो है खर्च कर रही थी उस पर खर्च बढ़ाने की मांग किया गया इस रिपोर्ट में। आगे चलते हैं, तीसरा रिपोर्ट है वुड डिस्पैच 1854 को, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या करते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका सवाल एग्जाम में बनेगा कि वुड डिस्पैच से पहले हम लॉर्ड मैकाले मिंटे पढ़ लेते हैं। ठीक है, 1835 में आया था। इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजी शिक्षा भाषा शिक्षा पर जोर दिया गया था, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा पे जोर दिया गया था।
आपसे एक एग्जाम में ये भी सवाल बनेगा ना, लॉर्ड मैकाले ने एक थ्योरी दिया है, डॉल्फ फिल्ट्रेशन थ्योरी प्रस्तुत किया। इस थ्योरी में क्या है, ये कह रहे थे कि अपर वर्ग को सिर्फ पढ़ाना है, इंग्लिश की शिक्षा देना है, वो क्या करेगा, वो लोअर वर्ग की शिक्षा देगा। तो डॉल्फ फिल्ट्रेशन आपसे एग्जाम में बस इतना पूछेगा, ठीक है, कि लॉर्ड मैकाले मिंटे कब आया था, रिपोर्ट कब आया था, इसने क्या कब प्रस्तुत किया, तो कब बताएंगे 1835 में। फिर आपसे पूछेगा कि डॉल्फ फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दिया था, तो लॉर्ड मैकाले ने दिया था। आगे देखेंगे भारतीय भाषा की उपेक्षा की गई, इसमें आप देखेंगे सिर्फ इंग्लिश जो भाषा है इस पे जोर दिया गया। आगे देखते हैं पश्चिमी ज्ञान और साहित्य को श्रेष्ठ बताया गया, जो वेस्टर्न नॉलेज है और इंटेलेक्चुअल्स है उस पर हम जोर दिया गया, ठीक है। भारत में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का विस्तार किया गया। मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ ये अंग्रेजी शिक्षा पे क्या है, जोर दिया गया। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम से ये नोट्स को लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वुड डिस्पैच 1854, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। इसमें 3 स्तरीय शिक्षा प्रणाली प्रथम बार लाया गया। जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्राथमिक, ठीक है, 1 से 5, ठीक है, फिर माध्यमिक, ठीक है, ठीक है, फिर हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी, माध्यमिक, फिर हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं। तो ये पहली बार कब लाया गया, वुड डिस्पैच कब आया, 1854 में। विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। यहीं पे 1857 में 3 यूनिवर्सिटी खोली गई, एक बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। यहाँ से भी आपका सवाल बन जाएगा कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी कब खोला गया, ठीक है, मद्रास यूनिवर्सिटी कब खोला गया और कोलकाता यूनिवर्सिटी मतलब कब खोला गया, तो कब बताएंगे, 1857। इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, 1857 की क्रांति से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट बातें, कुछ कुछ को मैं बहुत ऊपर से चला जाऊंगा, कुछ कुछ को हम बहुत वर्टिकल जाएंगे, ठीक है। क्यों वर्टिकल जाएंगे, वहां से सवाल बनने का चांस ज्यादा रहेगा, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में कहीं कहीं पे जो क्वेश्चन बनाने वाले का जो माइंडसेट है ना, वो बहुत इन डिटेल्स जाके पूछा जा रहा है आजकल। तो हम क्या किए हैं, कुछ कुछ जो कमेटी है उसको हम जितने भी रिकमेंडेशन है, जितनी भी सिफारिशें हैं, उन सभी सिफारिशों को हम चर्चा करेंगे। तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा आराम आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, इसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो 2 नंबर पढ़ने का चांस बहुत हो जाता है आपका, ठीक है। हम कहाँ बात कर रहे थे, हम महिला शिक्षा पे विशेष बल की बात कर रहे थे। किसमें है, वुड डिस्पैच 1854 में। अगला देखते हैं, निजी संस्थानों को अनुदान देने की नीति, ग्रांट इन एड सिस्टम। जैसे जो प्राइवेट संस्था है उसमें भी ग्रांट इन एड देने की व्यवस्था की गई। किसमें, वुड डिस्पैच में, ठीक है, 1854 में। यहाँ से देखिए आपका सवाल बना हुआ है, एग्जाम नेट के एग्जाम में सवाल बना है, इसलिए मैंने इसको ले लिया है कि बैथुन स्कूल जो है फाउंडेड बाय जेडी बैथुन, ठीक है। ये क्या है, ये फर्स्ट स्कूल है जिसमें वुमेन को पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये पहला स्कूल है जिसमें शिक्षा दिया गया है, किसको, औरत को शिक्षा दिया गया है। कौन सा है, जेडी बैथुन। आगे चलते हैं। यहाँ से एक सवाल और बनता है यहाँ पे कि एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन खोला गया था इन टाइमों पे, तो कहाँ है, पूसा में खोला गया। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोला गया, कहाँ खोला गया, रुड़की में खोला गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक इन बातों को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। हंटर कमीशन 1882 में, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करता है। ये रिव्यू करेगा, क्या करेगा, रिव्यू करेगा, ठीक है। प्राथमिक प्राइमरी का, ठीक है, और सेकेंडरी का, मतलब प्राथमिक का और माध्यमिक का, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां जहां से थोड़ा थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कोई यूनिवर्सिटी बन रही है, कहीं पे कुछ पढ़ाई स्टार्ट हो रहा है, तो उन सब बातों को भी मैं फैक्ट्स के रूप में दे रहा हूं। कहीं पे आप नोट्स बना ले तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस नोट से आपका काम चल जाएगा। अगर हो सकता है 1-2 क्वेश्चन मैं जान से छोड़ के जा रहा हूँ, वो मैं क्या करूंगा, जब हम मैराथन सीरीज लाएंगे उसमें मैं कवर कर दूंगा। तो परेशान करने वाली बात नहीं है कि मैंने ये कमेटी नहीं पढ़ा है, इसमें इसका अध्यक्ष नहीं पढ़ा है। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे उन बातों को डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसा हम डालेंगे जहाँ से आपका इंटरेस्ट जगेगा। आगे चलते हैं, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों के अधीन करने की सिफारिश, ठीक है। अगला चलते हैं, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, जो पहले वाले में व्यवसायिक शिक्षा पे दो। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वोकेशनल कोर्स मतलब कॉमर्शियलाइजेशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। कॉमर्शियल एजुकेशन, जैसे
कि आपको स्किल दिया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, इन सब बातों का भी यहाँ चर्चा किया जा रहा है। किस पे? हंटर कमीशन। ये सवाल बना है आपके एग्जाम में कि हंटर कमीशन कब आया था, ठीक है, किनकी अध्यक्षता में आया था? तो हंटर साहब के अध्यक्षता में आया था 1882 ईस्वी में। माध्यमिक शिक्षा में धार्मिक तटस्थता बनाए रखना इसका क्या था? उद्देश्य था। इसका फैक्ट देख लीजिए, 1882 में क्या है? पंजाब यूनिवर्सिटी बनी। 1887 में क्या बना? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बना। अभी तक आप 5 यूनिवर्सिटी को पढ़ चुके हैं। मद्रास पढ़ लिए, कब बना? 1857 में। ठीक है, आगे चलते हैं। रेल कमीशन ये 1902 में आया था। ठीक है, ये क्यों आया था? उस शिक्षा की गुणवत्ता की रिव्यू करने के लिए, हाई जो उच्च शिक्षा की है ना, उसका क्वालिटी को देखने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए रेल कमीशन बनाया गया था। आगे चलते हैं। ठीक है, इसने क्या किया? भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति का विश्लेषण किया। क्या किया? विश्लेषण किया। शिक्षकों की नियुक्ति और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए इन्होंने देखा। आगे देखते हैं। प्रशासनिक स्वतंत्रता की सिफारिश की। ठीक है, प्रशासनिक स्वतंत्रता की सिफारिश की। ठीक है, आप देखेंगे कि रेली कमेटी के रिपोर्ट से ही, ठीक है, रेले कमीशन के ही रिपोर्ट से 1904 में एक कमीशन बनेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। क्या बोलेंगे? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बनेगा। कब बनेगा? इसी के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। क्या बोलेंगे? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। ये एग्जाम में बहुत बार सवाल बना है कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया है? तो 1904 में आया है। ठीक है, आगे चले। किसके सिफारिश पे आया है? रेले कमीशन के सिफारिश पे आया है। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि रेले आयोग की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया है। रेले आयोग की सिफारिश के आधार पर यह लागू किया गया है। कब आया है? 1904 में। इस बात को हम डिस्कस कर दिए हैं। ये क्यों आया? एक्ट क्यों आया? विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने के लिए सरकार को अधिकार देना। ठीक है, शिक्षकों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करने के लिए। ठीक है, कॉलेज में संबद्धता सीमित करने के लिए। ठीक है, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में ऑटोनोमस की कमी करने के लिए। ठीक है, तो विश्वविद्यालय के ऑटोनॉमी है उसको कम करने के लिए, ऑटोनॉमस कम करने के लिए। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अगला एक कमेटी है गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, फिर से मैं पढ़ देता हूँ इसको। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी। ये कब आया? ये 1913 में आया। मैं थोड़ा इसको जाता तो वर्टिकल भी जा सकता था, लेकिन यहाँ से ऊपर ऊपर सवाल बनता है, तो हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे जाने की जरूरत पड़ेगी वहाँ हम वर्टिकल पढ़ेंगे, जहाँ हॉरिजॉन्टल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी हम वहाँ हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे। हम क्या कर रहे हैं? हम इसे फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहिएगा कि हम थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या है? सरकार ने शिक्षा का दायित्व स्वीकार किया। मतलब सरकार ने शिक्षा का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार किया। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार किया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रयास किया गया। अब देखिए, यहाँ से एक चीज आपको देखेंगे कि जो प्राथमिक शिक्षा है ना, उसको अनिवार्य बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, जो आप देख रहे हैं, जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, आर्टिकल जानते होंगे, तो वहाँ देखेंगे कि डीपीएसपी में भी सरकार ने ऐसा कानून बनाया है। फंडामेंटल राइट्स में भी क्या किया है? प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी आता होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पॉलिटी तो आप जानते होंगे। आगे चलते हैं। धार्मिक तटस्थता की पुष्टि करना। ठीक है, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षकों के प्रशिक्षण पे बल। इसमें है गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पे एक बीएचयू आप देते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में बना है। बनाने वाले व्यक्ति का नाम है मदन मोहन मालवीय। ठीक है, कौन है? मदन मोहन मालवीय। आगे देखते हैं। ये एशिया का लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। क्या? एशिया का लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। आगे देखते हैं। एक फैक्ट है, 1916 में एसएनडीटी, ये मुंबई में है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, या आप इसे एशिया बोल सकते हैं। ये भी सवाल दोनों बन चुका है आपके एग्जाम में कि फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? एसएनडीटी। ठीक है, आगे चलते हैं। साइडलर कमीशन, इसको हम कलकत्ता कमीशन के भी नाम से जानते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जानते हैं। ये कब आया था? 1917 में आया था। इसके अध्यक्ष कौन है? माइकल सैडलर है। ठीक है, ये क्या है? बंगाल विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आया था। मतलब ये भी रिव्यू करने के लिए आया था। किसका? बंगाल विश्वविद्यालय के। आगे चलते हैं। इंटरमीडिएट शिक्षा को विश्वविद्यालय से अलग करने की सिफारिश की गई। आप जैसे जानते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है 10+2+3 पहले का स्ट्रक्चर था, अब ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है तो ये स्ट्रक्चर क्या हुआ? चेंज हो गया। ठीक है, तो उन टाइमों में आप देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट शिक्षा है, जो 12th और जो
इंटरमीडिएट शिक्षा को जो यूनिवर्सिटी लेवल की जो शिक्षा है, ग्रेजुएशन लेवल की जो शिक्षा है, उससे अलग करने की बात की गई। स्नातक पाठ्यक्रम को 3 वर्षों का करने का सिफारिश किया गया सैडलर कमीशन में। व्यावसायिक और महिला शिक्षा पर बल दिया गया। अगला देखते हैं, विश्वविद्यालय को अधिक स्वतंत्रता देने की सिफारिश की गई। आप देख रहे हैं वहाँ, इससे पहले आप पढ़ रहे थे, आप देख रहे थे कि यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी कम करने की बात कर रही है। इस आयोग ने क्या कर रहा है, विश्वविद्यालय की ऑटोनॉमी क्या है, देने की बात कर रही है। आगे चल रहे हैं, पुस्तकालयों की दयनीय स्थिति पर चिंता। आप देख रहे हैं, पहला बार यहाँ पे देख रहे हैं किसी पुस्तकालय के लिए कुछ बात किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो सैडलर कमीशन है, वो पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरी की स्थिति के बारे में बात की जा रही है कि इसकी कितनी पिटिएबल स्थिति है, कितनी दयनीय स्थिति है। इस बारे में कौन बात कर रहा है? सैडलर कमीशन बात कर रहा है। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ गए होंगे। अगला कमीशन है हार्टॉग कमेटी है। हार्टॉग कमेटी की बात करेंगे, ये 1929 में आया था। तो उन बातों को भी हम देख लेते हैं कि हार्टॉग कमेटी क्या क्या बताता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की सिफारिश। ठीक है, मतलब आप देख रहे हैं जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कर रही है, इसका सिफारिश की गई है। छात्रों को अधिक ड्रॉप आउट को रोकने की नीति, मतलब एक वर्ड आया आपके लिए, ड्रॉप आउट का मतलब ये होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, कितना बच्चा, मान लीजिए कि 1 से 5 जा रहा है, 6 जा रहा है, कितना बच्चा स्कूल छोड़ के चला जा रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, मतलब वो पढ़ाई छोड़ दिया है। इन बातों को ड्रॉप आउट बोलते हैं। ठीक है, छात्रों को अधिक ड्रॉप आउट रोकने की नीति है। जैसे मैं मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेता हूँ कि 10 मतलब 5वां बोर्ड है, 8वां बोर्ड है, 10वां बोर्ड है। बोर्ड समझ में आता होगा। ठीक है, 5वां बोर्ड है, 10वां बोर्ड है और 8वां का बोर्ड है। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम ऐसा मानते हैं कि अगर 3 टाइप का बोर्ड है, ठीक है, और मान लेते हैं कि कुछ बच्चे, मान लीजिए यहाँ पे 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे शुरुआत में एडमिशन लिए, ठीक है, 1000 एडमिशन लिए, 5वां का बोर्ड देने के बाद सिर्फ 500 बच्चे बचते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 500 बच्चों ने क्या किया, छोड़ दिया, मतलब ड्रॉप आउट की स्थिति है। मतलब कौन बच्चा स्कूल फिर नहीं जा पा रहा है, मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, ड्रॉप आउट बोलेंगे। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया जा रहा है। आगे चल रहे हैं, उस शिक्षा में प्रवेश की सीमाएं तय करने की बात बोल रही है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कि उस शिक्षा में जो प्रवेश किया ना, सीमाएं तय करने की बात की जा रही है। आगे देखते हैं, विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थिति को अपर्याप्त बताया है। देख रहे हैं वहां पे, इससे पहले वाले में भी आपने देखा था कि पुस्तकालय की बात की गई है, इस कमेटी में भी पुस्तकालय की बात की गई है। तो आप एक बात देख रहे होंगे, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चल रहा है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ठीक है, अब आप इसका अनुमान लगा लेंगे, आप जब पढ़ेंगे ना, रिवीजन भी करेंगे, तो आप इसी सीक्वेंस में याद करेंगे, तो आपको क्या फायदा होगा, ये बात को भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मान लीजिए आप भूल भी गए, तो लेकिन एक बात आपको आसपास का पता चलेगा कि हम 1882 के आसपास क्या पढ़ रहे थे, किस आयोग को पढ़ रहे थे, 1916-17 के आसपास कौन सा आयोग पढ़ रहे थे, ठीक है, 1813 में क्या पढ़ रहे थे, चार्टर एक्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, वो डिस्पैच कब पढ़ रहे थे। तो आपको क्या पता चल जाएगा कि इन टाइमों पे क्या चल रहा था। ठीक है, तो आप तुक्काबाजी भी कर सकते हैं। तुक्काबाजी नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, वो कैलकुलेटेड गैस होता है। ठीक है, अगर आप पढ़े होते हैं तभी आपका कैलकुलेट लगता है, नहीं तो वो क्या होता है, आंख मूंद के बीस ही मारने वाली बात नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, पुस्तकालय के लिए अधिक वित्तीय सहायता की सिफारिश किया, किसने, हार्टॉग कमेटी ने। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, सप्रू कमेटी बना। आप देख रहे हैं कितने टाइप के नाम है, सप्रू कमेटी है, हार्टॉग कमेटी है, सैडलर कमेटी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाइए, तो आप क्या कीजिए, कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, आप इसे लिखिए, सीक्वेंस वाइज लिखिए, तो आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, सप्रू कमेटी पे बात कर लेते हैं। सप्रू कमेटी कब बनी, 1934 में बनी। भारतीय विश्वविद्यालय के प्रशासन की समीक्षा करने के लिए बनी। किसके लिए बनी, भारतीय विश्वविद्यालय के प्रशासन की समीक्षा करने के लिए बनी। आगे चलते हैं, साथ शिक्षा के अनुपात में संतुलन की आवश्यकता। ये बात आपको बता देते हैं कि ये क्या बात बोलना चाह रहा है। एक मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेता हूँ कि मान लीजिए कि 20 छात्र पे एक टीचर है, तो हमारा क्या होगा, छात्र और शिक्षक का रेशियो के लिए संतुलन की आवश्यकता की बात की। मान लीजिए कि अगर 20 स्टूडेंट है, उस पर कितने शिक्षक हैं, एक शिक्षक है, तो इस टाइप के अनुपात की बात की है इस आयोग ने। आगे चलते हैं, इस समिति ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक मतलब ऑटोनॉमी की वकालता, मतलब वही बात है, आप देख रहे हैं सिर्फ क्या है, मतलब किसी की ऑटोनॉमी कम करने की बात हो रही है, किसी की ऑटोनॉमी बढ़ाने की बात हो रही है, स्पेशली फॉर विश्वविद्यालय की बात हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे पाठ्यक्रम में सुधार और रोजगार पूरक शिक्षा की सिफारिश, दो बात है।
एक बात है पाठ्यक्रम में सुधार, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या किसी चीज़ का आप सिलेबस पढ़ रहे हो तो उसमें क्या है उस अनुरूप आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। जैसे मैं लाइब्रेरी साइंस के रिस्पेक्ट में बताता हूँ कि अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो, अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, अगर आप बैचलर कोर्स कर रहे हो, अगर आप मास्टर कोर्स कर रहे हो, अगर आप मान लेते हैं कि पीएचडी का कोर्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, रिसर्च के क्षेत्र में जा रहे हो पीएचडी करके, ठीक है, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि उसके अकॉर्डिंग क्या सिलेबस होगा, उसके स्टैंडर्ड में क्या होगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th लेवल का पढ़ रहे हो, अगर आप 12th लेवल का पढ़ रहे हो, आप ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप ग्रेजुएशन में चले गए, उस लेवल का आपका सिलेबस नहीं है, तो आपके स्टैंडर्ड का वो तो नहीं है। तो इन बातों को भी पाठ्यक्रम में सुधार करने की बात भी कौन बोल रहा है, सप्रू कमेटी बोल रहा है। दूसरा है रोजगार पूरक शिक्षा की सिफारिश। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी मैं एक बात बता रहा हूँ, नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या लाया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल की बात कही है। क्यों कही गई है? क्योंकि अगर आप उस टाइप की चीज़ को करोगे, ठीक है, सिर्फ एक बात बताओ कि अगर आप सिर्फ टेक्निकल चीज़ों को नहीं सीख पाओगे तो आप क्या, आपको टेक्निकल, देखिए मैं बता रहा हूँ, जो इससे पहले जो हमारी शिक्षा पॉलिसी थी उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था जिससे हम रोजगार की ओर बढ़ सकते हैं। जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें आप देख रहे हैं ना, गवर्नमेंट किस बात पे जोर दे रही है, टेक्निकल एजुकेशन पे दे रही है। अगर आप टेक्निकल कुछ सीखोगे तो ऑटोमेटिक है कि आपका रोजगार कुछ ना कुछ सीख पाओगे, इससे आप कुछ ना कुछ अर्न कमा पाओगे। तो यही बात उस समय 1934 में सप्रू कमेटी बता रहा है कि रोजगार पूरक शिक्षा की सिफारिश किया। तो आगे चलते हैं, वुड एंड एबॉट रिपोर्ट, ये कब आया? वुड एंड एबॉट रिपोर्ट जो है ना 1937 में आया, ठीक है। ये क्या बताता है, इन बातों को भी हम समझते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षा विशेषज्ञों की समिति है, किसके द्वारा की गई शिक्षा विशेषज्ञों की समिति है, ठीक है। तो आप देखेंगे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षा विशेषज्ञ, मतलब जो एजुकेशन में ऐसी लोग हैं उसकी ये कमेटी है, ठीक है। ये ग्रामीण शिक्षा पर विशेष दिल देता है, मतलब रूरल एजुकेशन पे, किस पे देता है, रूरल एजुकेशन पे ये विशेष बल देता है। पाठ्यक्रम को स्थानीय आवश्यकताओं से जोड़ने की बात बोलती है। मैं एक बात आपको और बता दूं, दो चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। एक होता है पाठ्यक्रम को स्थानीय आवश्यकता के अनुसार जोड़ना, एक होता है पाठ्यक्रम को मतलब स्थानीय लैंग्वेज में जोड़ना। दो अलग अलग बात है, ठीक है। अगर लोकल लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए कि आप बिहार से हो, आप झारखंड से हो, आप यूपी से हो, या मान लो आप गुजरात से हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा क्या होगा कि आपका जो सीखने का जो क्षमता है लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा होगा। तो इसलिए आप कभी आके देखोगे, आगे हम पढ़ाएंगे भी, ठीक है, कि कुछ कुछ कमेटियां जो है ना वो रिकमेंड करेगी कि लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या बात बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला गया पाठ्यक्रम को स्थानीय आवश्यकता से जोड़ने की बात बोल रही है कि जो जो लोकल चीज़ों की ज़रूरत है, जो जो आवश्यकता है, उसमें आप पाठ्यक्रम को जोड़िए। आगे चलते हैं, व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया की सिफारिश, मतलब वही बात मैं बोल रहा हूँ कि कॉमर्शलाइजेशन की, मतलब रोजगार पूरक शिक्षा की देने की बात बोल रही है। आगे चलते हैं, शिक्षा में समुदाय की भागीदारी की बात बोल रही है। एक बात बताया जा रहा है कि कम्युनिटी के रूप में आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है, तो उसकी भागीदारी की बात करिए, किसमें, एजुकेशन में। ये कौन बात बोल रहा है, वुड एंड एबॉट रिपोर्ट। एक बात मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर आप इतना सिफारिश नहीं पढ़ना चाहते हैं, उद्देश्य नहीं पढ़ना चाहते हैं, उतना आपके पास टाइम नहीं है, तो बस आप क्या काम कीजिए, कॉपी उठाइए, कलम उठाइए, जितनी भी कमेटी है उसका नाम याद कर लीजिए, उसका ईयर याद कर लीजिए, अगर कोई उसका अध्यक्ष है तो वो याद कर लीजिए, अगर कोई स्पेशलिस्ट उसने कुछ दिया है, ठीक है, कुछ उसका योगदान है, तो एक आध दो पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में फंसेंगे, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा रिकमेंडेशन को पढ़िए, ठीक है। अगर आप छोटा छोटा स्कूल लाइब्रेरी का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं है, अगर आप इतना सभी काम आपका चल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्धा स्कीम के बारे में बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये कब आई, 1937 में आया, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी द्वारा प्रस्तुत नई बेसिक एजुकेशन की अवधारणा दी गई। शिक्षा को सॉरी शिक्षा को उत्पादक कार्यों से जोड़ना। आगे चलते हैं, कक्षा 1 से 7 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। यहाँ से आप देखिएगा अनिवार्य शिक्षा की बात बोला गया है, कौन से क्लास से, 1 से 7 क्लास तक, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए वही बात मैं बोल रहा था, मातृभाषा में शिक्षा पे जोर दिया गया, ठीक है। वही बात मैं बोल रहा था कि लोकल लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाई करने की बात बोली जाएगी। आगे चलते हैं, ये सवाल आपके एग्जाम में उल्टा भी बना है, ठीक है। इसके मतलब मैं यही बात बोल रहा था ना कि यहाँ से ये पूछा गया कि बुनियादी कुटीर उद्योग का समावेश किस स्कीम में बताया गया है, तो वर्धा स्कीम में, योजना में बताया गया। ये कब आया था, 1937 में
आया था। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। 14, हम कहाँ पहुंच गए हैं? अपने 14 कमेटी पे। यह है बॉम्बे पुस्तकालय विकास कमेटी या समिति, या आपको ऐसे भी पूछेगा कि फैजी कमेटी, ठीक है, कब आया है? तो 1939-40 के आसपास, ठीक है। इसके अध्यक्ष क्या है, कौन है? ए फैजी साहब है। ये क्या है? केंद्रीय और क्षेत्रीय पुस्तकालय की स्थापना हेतु सिफारिश किया है। क्या है? केंद्रीय और क्षेत्रीय पुस्तकालय की स्थापना हेतु सिफारिश। कर्मचारियों के प्रशिक्षण और प्रबंधन पे जोर दिया गया, मतलब जो कर्मचारी है उसके ट्रेनिंग पे जोर दिया गया, उसके मैनेजमेंट पे जोर दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। 15, सार्जेंट प्लान फॉर एजुकेशन। सार्जेंट प्लान फॉर एजुकेशन ये कब आया? 1944 में आया। कब आया? 1944 में आया। इसका क्या पूर्ण रिपोर्ट है, उन बातों को भी देखते हैं, ठीक है। ये है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया ये सर्जेंट प्लान, ठीक है। जब आप पढ़े होंगे गवर्नर जनरल तो आप पता, उस समय आपको याद रहा होगा कि उस समय सार्जेंट गवर्नर जनरल थे, ठीक है। ठीक है, आप एक बार क्या कीजिएगा, इन बातों को भी आप देखिएगा, क्योंकि उससे आपका काम का चीज़ नहीं है कि आप गवर्नर जनरल याद कीजिए, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में उसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो अगर आप इन रिस्पेक्ट में बात करूं कि अगर आप हिस्ट्री का तैयारी कर रहे होते, ठीक है, अगर आपके एग्जाम में हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता हो तो ये भी सवाल बन सकता था, बनने के चांस रहते हैं कि 1882 ईस्वी में कौन सा गवर्नर जनरल है, ठीक है। 1905 में जब 1904 ईस्वी में जो यूनिवर्सिटी आयोग बना है, 1904 में एक्ट आया है, ठीक, अधिनियम आया है, ठीक है, उस समय क्या है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कैनिंग है, इस टाइप का भी सवाल बन जाता है, ठीक है। तो उस सवाल से तो आप बचे हुए हैं, तो उन सवाल को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी एक एग्जाम में ऐसा फंस जाए तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 3 से 6 वर्ष में पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 6 से 14 वर्ष मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, 11 साल बाद दोहरी धारा अकादमी और तकनीक। आगे चलते हैं। उच्च शिक्षा के लिए 3 साल की डिग्री, शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा पे बल। किसका प्लान है? सार्जेंट प्लान फॉर एजुकेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट आ जाएगा सवाल। हम यहाँ तक क्या पढ़ रहे थे, आप देख रहे होंगे, यहाँ से हमने पढ़ा था जितने भी हमारे आज़ादी के पहले की कमेटियाँ बनी थी एजुकेशन से रिलेटेड, उन सब बातों को हमने देखा था, ठीक है। यहाँ से हमारा लाइब्रेरी साइंस का, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो लाइब्रेरी साइंस का है वहाँ से सवाल बनना स्टार्ट हो जाए। वहाँ पर सिर्फ जो आपका सवाल बनेगा ना, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, वो बनेगा कमेटी कब बनी, उसका क्या है, ठीक है, इस टाइप का सवाल बनेगा। लेकिन यहाँ से जो सवाल बनेगा वो पूछ देगा कि मतलब 6.5% या 20 रुपया या 15 रुपया स्टूडेंट के लिए, 200 रुपया शिक्षक के लिए, इस टाइप का सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जहाँ जहाँ पे सवाल बनने का चांस रहेगा वहाँ वहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्टिकल टाइप लगा के सीख लेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में सवाल छूटे नहीं। इसके बारे में मैं डिटेल्स में बात करूंगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले है कि ये पहला एजुकेशन कमीशन है, ठीक है। ये भी बनेगा कि फर्स्ट एजुकेशन कमीशन कौन है, तो ये कमीशन है। दूसरा कौन सा है? मुदलियार कमेटी है, उन बातों पे भी हम बात करेंगे। तो पहला कौन सा है? एजुकेशन कमेटी, ठीक है। फर्स्ट एजुकेशन कमेटी कौन है, उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। अब इसकी क्या क्या सिफारिशें हैं, इन सब बातों को हम इन डिटेल्स में देखेंगे। पहला सिफारिशें हैं, प्रत्येक विश्वविद्यालय में पुस्तकालय होना अनिवार्य है। देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। शिक्षक और विद्यार्थी के लिए पुस्तकालय एवं शोधशाला का होना बहुत आवश्यक है। आप देख रहे होंगे कि ये जो एजुकेशन कमीशन है, शिक्षा मतलब पुस्तकालय पे क्या क्या रिकमेंडेशन दे रहा है। तो पहला रिकमेंडेशन हमने ये पढ़ा, क्या बताया उन्होंने सिफारिश की, प्रत्येक विश्वविद्यालय में पुस्तकालय का होना अनिवार्य है। शिक्षक और विद्यार्थी के लिए पुस्तकालय शोधशालाओं का होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा देखते हैं, इस आयोग ने सबसे अच्छी संस्तुति यह दी कि पुस्तकालय के लिए संस्था या विश्वविद्यालय के पूरे बजट का 6% या 40 रुपया प्रति छात्र के हिसाब से अनुदान होना चाहिए। ये मैं आपको ऐसे 2 बार कर दे रहा हूँ, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये याद कर लीजिए, ये एग्जाम में आपके बहुत बार सवाल बना है, ठीक है। किस आयोग का रिकमेंडेशन है, ठीक है, कि 6%, ठीक है, और 40 रुपया प्रति छात्र के हिसाब से अनुदान देना। तो क्या बताएंगे? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। कौन है इसके अध्यक्ष? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे चलते हैं। अमुद्रित साहित्य के लिए अलग से बजट का प्रावधान होना चाहिए, यह बात भी बोला गया। संदर्भ ग्रंथों, समान ग्रंथों एवं अच्छे प्रकाश को लेकर प्रत्येक 5 वर्ष के विशिष्ट या अनावर्तक अनुदान पुस्तकालय को प्राप्त होना चाहिए। अगर इन सब बातों को आप नहीं याद करते, जिसको मैंने
ये आपको ये लगा दिया, ठीक है। ये तो आप हमेशा याद रखिए क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत बार बना है। तीसरा देखते हैं रिकमेंडेशन, पुस्तकालय को छात्रों के लिए कम से कम 12 घंटा खुलना चाहिए जिससे छात्र छात्राएं पुस्तकालय का उपयोग पूर्ण रूप से करें। मैं इसको फिर से मैं स्टार लगा दे रहा हूँ कि पहले बार 12 घंटा खुलने के लिए पुस्तकालय किसने रिकमेंड किया था, किसी कमेटी ने, तो क्या है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। आगे देखते हैं, केंद्रीय पुस्तकालय में विभागीय पुस्तकालय में उपलब्ध सामग्री की सूची भी होनी चाहिए, ठीक है। ये रिकमेंड कौन किया था, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन। अगला देखते हैं, प्रत्येक पुस्तकालय में ओपन एक्सेस, ये तो मैं बता चुका हूं, पद्धति का होना अनिवार्य है। जैसे कि पहले पुस्तकालय क्लोज सिस्टम होते थे, पहले क्या थे, क्लोज सिस्टम होते थे, अभी क्या है, ओपन एक्सेस होना चाहिए। ये कौन बता रहा है, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन बता रहा है। साथ ही पाठकों के लिए पाठक शिक्षा का होना अनिवार्य बताया गया कि पुस्तकालय का प्रयोग कैसे किया जाए, उन सब बातों पे भी इस पे जोर दिया जाए। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिकमेंडेशन। तो आप क्या कीजिए, इसका कम से कम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम 16वां कमेटी पे चल रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा कम से कम 30 मतलब 40 तक पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका अगला रिकमेंडेशन क्या है, पुस्तकालय में प्रशिक्षित एवं पर्याप्त कर्मचारी होना चाहिए, ठीक है। प्रशिक्षित का मतलब ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एसोसिएशन पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि सभी एसोसिएशन का एक एम तो बहुत जरूरी था कि वो अपने कर्मचारी को क्या करना चाहता था, ट्रेंड करना चाहता था। तो वही बात यहाँ बोला जा रहा है, पुस्तकालय में प्रशिक्षित एवं पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए, मतलब इनफ कर्मचारी होना कि काम का जोड़, एक का काम का जोड़ दूसरे पे नहीं पड़े, जोड़ दूसरे पे नहीं पड़े। आगे चले, अध्यापकों को छात्रों को पुस्तकालय उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। अध्यापकों को छात्रों को पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पुस्तकालय अध्यक्ष को छात्र छात्राओं में पढ़ने की रुचि पैदा करने के लिए प्रोग्राम करना चाहिए। अगला है, प्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मचारियों की उपलब्धता के लिए हर प्रांत में कम से कम एक विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग की व्यवस्था की जाए। ये मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, यहाँ से भी सवाल बना है एग्जाम में कि कौन सा रिकमेंडेशन दिया है कि हर प्रांत में कम से कम एक विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग की व्यवस्था की जाए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप इसका फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, इसके बाद है मुडलियार कमीशन, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी एग्जाम में सवाल बन जाते हैं कि जो सेकंड एजुकेशन कमीशन है उसका नाम क्या है, तो आप इसका नाम है, ठीक है, मुडलियार कमीशन, ठीक है। यह अभी इसके पिछले बार जो केवीएस का एग्जाम हुआ था ना लाइब्रेरियन का, ये सवाल बना था, ठीक है, कि सेकंड एजुकेशन कमीशन का नाम क्या है, ठीक है, और कब बना, ठीक है। केवीएस वाले पेपर में सवाल बना हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, मुदलियार कमीशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, 1952-53 में बना है, ठीक है। इसको सेकंड एजुकेशन कमीशन है, इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। क्या है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, ठीक है। ये भी सवाल बनता है कि मुदलियार कमीशन का जो, या फिर आपसे ऐसे सवाल बन जाएगा कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का अध्यक्ष कौन है, तब आप याद, तब वहां से फंस जाइएगा क्योंकि वहां मुडलियार कमीशन नहीं देगा, वहां ऐसा देगा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब आया, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन से हैं, तो क्या बताएंगे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, ठीक है। एक एग्जाम में मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग मुदलियार रट के चले जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे ऐसे ऐसे करके दिया, लक्ष्मण स्वामी दे दिया था, ठीक है, शिव स्वामी दे दिया था। तो एक बार कीजिएगा, इसको पूरा नाम याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल बना है, ठीक है। आगे चलते हैं, उद्देश्य क्या है, माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति की जांच करना और सुधारों के उपाय सुझाना, ठीक है। इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं, उन बातों को भी हम देखते हैं। इसको मैं थोड़ा डिटेल्स में बात करूंगा क्योंकि यहाँ से सवाल बना है, ठीक है। 10+2 प्रणाली का प्रस्ताव, ठीक है, जो अभी 10+2 आप इंटरमीडिएट करते थे, उसका प्रस्ताव किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक नागरिक बनाना होना चाहिए, ठीक है, ये बात इसकी सिफारिशें में है। बहुपक्षीय पाठ्यक्रम मतलब एकादमिक, तकनीकी, व्यवसायिक और कृषि शिक्षा, मतलब ये कहना चाह रहा है कि मल्टी डायमेंशनल सिलेबस हो जिससे आपके शिक्षा का विकास बहुत हो सके, ठीक है। नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कार्य शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। एक बात बताइए, मैं आपको एक मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूँ कि अगर आप बहुत पढ़ लिए, ठीक है, आप अपने फैमिली का इज्जत नहीं कर पा रहे हो, अपने मम्मी पापा का इज्जत नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अपने दोस्तों का इज्जत नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो क्या है, वैसा शिक्षा तो बेकार है। इसलिए आप देखते होंगे जब बचपन में कहीं भी आप देखेंगे, चाहे प्राइवेट स्कूल है, चाहे मतलब गवर्नमेंट की स्कूल है, आप देखते होंगे पहले बचपन में एक पढ़ाया जाता था नैतिक शिक्षा, ठीक है। क्यों सिखाया जाता था, इसलिए सिखाया जाता था कि जो बच्चा है उसका सर्वांगीण विकास हो सके, वो अपने
मतलब होलिस्टिक उसका डेवलपमेंट हो सके, नैतिकता के रूप में कि हमें किससे कैसे बात करनी है, हमें पापा से कैसे बात करनी है, हमें समाज में कैसे रहना है, इन सब बातों को हम कहाँ सीखते हैं? नैतिक शिक्षा में सीखते हैं। तो यही बात कौन कमीशन बोल रहा है? मुडलियार कमीशन बात कर रहा है कि पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा, कार्य का शिक्षा, मतलब वर्क कैसे कैसे किया जाए, उन सबको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आगे देखते हैं, स्कूलों में मार्गदर्शन और परामर्श सेवा शुरू करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये तो मैं बोलता हूँ कि ये तो बहुत अनिवार्य बात है कि कंसल्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, आज के डेट में आप देख रहे हो कि बहुत सारा कंसल्टेंसी दुकान खुल रखा है कि अगर आपको ये करना है तो इतना पैसा लगेगा, ये चीज़ें मैं करवा दूंगा। तो क्या है, बच्चे को समझ नहीं आता है, 10th-12th के बाद वो कंसल्टेंसी में पैसा देते हैं। तो एक होना चाहिए कि कंसल्टेंसी होना चाहिए। अगर किसी को कुछ भी जानकारी हासिल करना है कि हमें 10th के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, हमें कौन से स्ट्रीम लेनी है, इसका क्या आगे फील्ड है, हमें हमारा इंटरेस्ट किस बातों में है, तो मेरा मानना ऐसा है कि ये स्कूलों में या फिर हाई स्कूलों में या कॉलेज के लेवल पे एक कंसल्टेंसी होना चाहिए। जो ये कौन बता रहा था? मुडलियार कमीशन, ये बात बोला जाता है। ऐसा तो होता है, लेकिन ये व्यवहारिक रूप में ये दिखता हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा है आजकल। जैसे मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी घुमा हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस को घुमा हूँ, तो मैं देखा हूँ कहीं भी इस टाइप की सुविधाएं नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। पेपर पे होगा तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। बोर्ड परीक्षा प्रणाली को अधिक व्यवहारिक और सुधारात्मक बनाना। ठीक है, आप देखे होंगे, जैसे हम 10th का बोर्ड देते हैं, हम 12th का बोर्ड देते हैं, तो वही बात ये बताना चाह रहा है कि बोर्ड जो परीक्षा है उसको अधिक प्रैक्टिकल बनाना और उसमें सुधारात्मक बनाना। आगे चलते हैं, ये किसका है? मुडलियार कमीशन के बारे में है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से जो सवाल है ना वो डिटेल्स में बना है। ठीक है, अब देखेंगे मुडलियार कमीशन का जो रिपोर्ट है ना, जो पुस्तकालय के लिए क्या रिकमेंडेशन आया, उन सब बातों को भी हम देखते हैं। ठीक है, अभी तो मैं जो पढ़ रहा था वो जनरल रिकमेंडेशन पढ़ रहा था, अब स्पेशली जो लाइब्रेरी के लिए रिकमेंडेशन आया उन बातों को भी मैं देखता हूँ। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में एक पुस्तकालय होना अनिवार्य है। ठीक है, माध्यमिक का मतलब सेकेंडरी, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल के लिए क्या होना चाहिए? एक पुस्तकालय होना अनिवार्य है। तो आप जिस बात का तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लाइब्रेरियन का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हाई स्कूल में करेंगे तो वो कौन सा होगा? सेकेंडरी स्कूल होगा। आगे चलते हैं, पुस्तकालय को विद्यालय का आकर्षण स्थान बनाने पर बल दिया जाए। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, पहले से स्थापित पुस्तकालय को अद्यतन पर बल दिया जाए। मतलब करने का मतलब है कि अगर पहले से कोई पुस्तकालय बना हुआ है तो उसको क्या है, अपडेट करने की जरूरत है। अगर वहाँ पे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहाँ पे मान लीजिए कि एक पुराना कोई लाइब्रेरी है, ठीक है, तो उसको क्या करना है? अपडेट करने की जरूरत है। आगे चलते हैं, शिक्षक समिति द्वारा पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों का चयन किया जाए। ठीक है, एक शिक्षक समिति हो, क्या पुस्तक हो, उन सब चीज़ों का क्या क्या है? चयन किया जाए। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारा मुडलियार कमीशन होता है खत्म। आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। ठीक है, यूजीसी, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, ठीक है, आरपीएससी, लाइब्रेरियन, ठीक है, स्टेट सेट में, मतलब बहुत सारे एग्जामों में ये सवाल बन गया है। क्या सवाल बना है वो मैं बता रहा हूँ। किस कमेटी? ठीक है, मतलब यूजीसी ग्रंथालय समिति, लाइब्रेरी कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष कौन है, कब बनी? ठीक है, यहाँ से जो जो सवाल बनेगा मैं उसका स्टार लगा दूंगा। ठीक है, ये कमेटी बनाई थी किसने? ठीक है, तो मैंने एक चीज़ आपके लिए आसान कर दिया है, जब आप याद कीजिएगा, जिसके जिसके मैं यूजीसी आगे लगा दिया हूँ, तो आप समझ लीजिए यूजीसी की कमेटी है। ठीक है, ये यूजीसी की कमेटी है, लाइब्रेरी कमेटी है। ठीक है, यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी कब आई है? 1957 में। ये सवाल याद रखिएगा कि लाइब्रेरी कमेटी जो यूजीसी कब आया है? 1957 में। उसका अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। कौन है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। 3 सवाल यहाँ से क्लियर हो गया कि लाइब्रेरी कमेटी जो 1957 में आई, कौन लाया? यूजीसी लाया। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में सार्वजनिक ग्रंथालय प्रणाली की स्थापना हेतु सिफारिश करना। इसके मुख्य सिफारिशें क्या हैं? इसके मुख्य सिफारिशें ये है कि ग्राम, जिला स्तर पर पुस्तकालय व्यवस्था, मतलब लाइब्रेरी का अरेंजमेंट करना, पुस्तकालय कानून बनाना, जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की बात हो रही है। ठीक है, अगला है सरकार की ओर से अनुदान देना। ठीक है, कैसा अनुदान देना? 15 रुपया पर स्टूडेंट और 200 रुपया पर टीचर। ठीक है, ये सवाल एग्जाम में बना है। ठीक है, ये 15 रुपया पर स्टूडेंट, 200 रुपया पर टीचर किस कमेटी में बात की गई है? तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? आप बताओगे यूजीसी ग्रंथालय कमेटी, मतलब लाइब्रेरी कमेटी 1957। इसी को रिव्यू करने के लिए
ये कमेटी आई, दूसरी कमेटी आई 1961 में, यूजीसी रिव्यू कमेटी। इसके अध्यक्ष क्या है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन है। पिछली सिफारिशों के प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा करने हेतु जो ये समिति बनी, उसमें क्या रिपोर्ट आया, क्या इसमें डेवलपमेंट आया, इसी का रिव्यू करने के लिए कमेटी बनी थी। ठीक है, जैसे आगे देखते हैं, PLIB, MLIB, PhD पाठ्यक्रम के लिए मानक स्थापित किया, मतलब स्टैंडर्ड स्थापित किया कि इसका सिलेबस क्या होगा, इसको पढ़ाने वाले लोग कैसे होंगे, मतलब हर टाइप का जो स्टैंडर्ड है वो इस समिति ने सेट किया। लाइब्रेरी साइंस विभाग को अन्य विभाग को बराबर का दर्जा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सवाल आपका बन जाएगा कि लाइब्रेरी साइंस जो डिपार्टमेंट है उसको जितने भी अन्य डिपार्टमेंट है उन सब के इक्वल स्टेटस में दिलवाना किसका रिकमेंडेशन था? दूसरी ग्रंथालय समिति, जिसको हम लोग यूजीसी समीक्षा समिति 1961 बोलते हैं। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, एडवाइजरी कमेटी ऑफ लाइब्रेरी 1957। ठीक है, ये 1957 है। ठीक है, ये आया था 1957 में, इसका रिपोर्ट 1958 में आया, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, यहाँ से सवाल ये बनता है कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो KP सिन्हा सर है। कौन से हैं? KP सिन्हा सर है। देखिए, मैं इस कमेटी को बहुत डिटेल्स में पढ़ूंगा। क्यों पढ़ूंगा? क्योंकि मैंने देखा है कि 2-3 बार यहाँ से सवाल बहुत खतरनाक बने हैं, तो हम इसका एक भी रिकमेंडेशन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक आप तो समझ ही गए होंगे कि मेरा पढ़ाने का क्या स्टाइल है। मेरा पढ़ाने का वो स्टाइल है कि जहाँ जहाँ से सवाल बन रहा है वहाँ वहाँ पे मैं वर्टिकल जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ से ऊपर से सवाल बन रहा है हम वहाँ से ऊपर से निकल जा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारा सिलेबस बहुत जल्द खत्म करना है, और हमें पता है कि अगर हम सिलेबस कंप्लीट जल्दी कर लेंगे तब हम क्या करेंगे, MCQ पढ़ेंगे, वहाँ से भी हम कुछ सीखेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक बार हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस क्या है वो बिल्ड हो जाएगा। हो सकता है कि हम 1-2 कमेटी छोड़ दें तो हम वहाँ पे जाकर उसको कवर करेंगे। तो आइए हम एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी पे बात करते हैं। इसकी अध्यक्ष कौन है? KP सिन्हा है। आगे बात करते हैं। ठीक है, प्रत्येक राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित होना चाहिए, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पारित होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि कितने 20 राज्यों में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, जितने भी राज्यों में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है, कानून है, उसके ईयर वाइज याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें शेष लगता है कि नहीं लगता है, कौन से राज्य में शेष नहीं लगता, इन सब बातों से भी सवाल बन जाता है। मैं वो लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको देख के उसको कवर कर लीजिएगा। आगे चलता है, भारत में प्रत्येक नागरिक को पुस्तकालय सेवा निःशुल्क मिलनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगला है, देश की पुस्तकालय संरचना इस प्रकार हो: राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय, ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय निक्षेपागार, राज्यों के केंद्रीय पुस्तकालय, मंडल पुस्तकालय, नगर पुस्तकालय, ब्लॉक पुस्तकालय तथा पंचायत पुस्तकालयों की स्थापना होनी चाहिए। देख रहे हैं कितने वाइडर कमेटी का रिकमेंडेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं, 25 वर्षीय पुस्तकालय योजना केंद्र एवं राज्य की होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं स्टार लगा देता हूँ। यहाँ पे बोला गया कि 25 वर्षीय पुस्तकालय योजना किस कमेटी का रिकमेंडेशन है, तो ये किसका है? एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी का है। ये कब आया है? 1957 में। इसका रिपोर्ट कब हुआ? 1958 में। आगे चलते हैं, अगला क्या रिकमेंडेशन है उन बातों को भी देखते हैं। पुस्तकालय वित्त की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा पुस्तकालय कर के रूप में की जानी चाहिए। आगे चलते हैं। ठीक है, स्थानीय निकाय द्वारा संपत्ति कर के रूप में 1 रुपया 6 पैसा, देखिए यहाँ पे मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे पैसे की बात आएगी, ठीक है, जहाँ पे स्पेसिफिक मनी की बात है, वहाँ से लाइब्रेरी साइंस में सवाल बन जा रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, जहाँ जहाँ पैसा थोड़ा बहुत रहेगा रिकमेंडेशन, वो आप इसको याद कर लीजिएगा। स्थानीय निकाय द्वारा संपत्ति के रूप में, संपत्ति कर के रूप में, ठीक है, 1 रुपया 6 पैसे इकट्ठे किए जाए, जिससे पुस्तकालय वित्त की व्यवस्था हो। क्यों हो? वित्त क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, इसलिए वहां से क्या किया जाता, कर लिया जाता था। ठीक है, पुस्तकालय को अद्यतन बनाने के लिए सरकार यूजीसी और राजा राम मोहन फाउंडेशन धन की व्यवस्था कर रही है। मैं दोनों पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने मेरा यूजीसी का लेक्चर नहीं देखा है, अगर आप मेरा राजा राम मोहन राय का लेक्चर नहीं देखे, फाउंडेशन का लेक्चर नहीं देखे, तो पहले आप उसे जाके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। मैंने उसको इन डिटेल्स चर्चा किया है। ठीक है, अब दूरवर्ती शिक्षा पद्धति को कार्यरत पुस्तकालय कर्मचारी भी अपनी शिक्षा जारी रख सकता है। बहुत से संघ संगठन जैसे आइसलिक को भी मैंने पढ़ाया है, ILO को भी एसोसिएशन को पढ़ाया, निस्केयर नहीं पढ़ाया, मैं निस्केयर को आगे पढ़ाऊंगा, निस्केयर डेसीडॉक, ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, यूनेस्को तो पढ़ा दिया मैंने। आदि पुरस्कार पुस्तकालयों को विकास एवं प्रशिक्षण हेतु सेमिनार संगठित आयोजन करवाता है, मतलब ये कॉन्फ्रेंसेस भी करवाता है। इन सब बातों को भी आप देख लीजिएगा। एक बार आप क्या कीजिएगा कि एक बार गो थ्रू कीजिएगा, तो आपको रिकमेंडेशन पढ़ के थोड़ा मजा आएगा कि उन टाइमों पे 1957-58 पे पुस्तकालय के लिए किन सब का रिकमेंडेशन हो रहा था। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है।
अगला है कमीशन ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन। या आप क्या कीजिएगा, इनके अध्यक्ष को याद करिएगा। यहाँ से सवाल बना है, कमीशन ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन कब आया 1961 में। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सी डी देशमुख। कौन है? डॉक्टर सी डी देशमुख। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है देश की एकता और अखंडता का सुदृढ़ करने हेतु भावनात्मक एकता पर बल देना। ठीक है, किनका है ये? कमीशन ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन जो 1961 में आया, उनके अध्यक्ष कौन है? सी डी देशमुख साहब है। इसकी सिफारिशें क्या है, इन सब बातों को भी हम देखते हैं। स्कूल शिक्षा में राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकीकरण के मूल विकसित किया जाए। ठीक है, इसकी सिफारिशें हैं। अगला सिफारिशें क्या है? इतिहास और नागरिक शास्त्र जैसे विषयों में राष्ट्रीय एकता पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगला है सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम लागू किया जाए, जैसे छात्र और शिक्षकों का आदान प्रदान हो। ठीक है, मतलब कल्चरल प्रोग्राम भी कराया जाए, जिससे क्या हो, टीचर और स्टूडेंट का मिक्सअप हो, दोनों एक दूसरे से नॉलेज शेयर करें। मतलब ऐसा हो कि बच्चे सवाल पूछने से डरे नहीं, इसलिए ऐसा प्रोग्राम कराने की बात कही गई। समूह गतिविधि जैसे एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड, एनएसएस आदि को बढ़ावा देना। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसी संस्था है, जैसे एनसीसी है, स्काउट एंड गाइड है। ठीक है, इन सबको भी बढ़ावा देने की बात कर रही है। आगे देखते हैं, त्योहारों और राष्ट्रीय पर्वों को विद्यालयों में सामूहिक रूप से मनाना। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपका स्टेटमेंट में सवाल बन जाएगा कि त्योहारों और राष्ट्रीय पर्वों को सामूहिक रूप से मनाने का रिकमेंडेशन किस में आया था? तो किस में आया था? कमीशन ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन में आया था। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। अगला है पुस्तकालय पर वर्किंग ग्रुप। ये सवाल बना है कि पुस्तकालय वर्किंग ग्रुप कब आया था? तो 1970 में आया था। ठीक है, ये योजना कब बनी? पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनी। अगला चलते हैं, उद्देश्य क्या? योजनाबद्ध पुस्तकालय विकास। योजनाबद्ध पुस्तकालय विकास। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, कोठारी आयोग के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से सवाल बनता है भाई कि कोठारी आयोग कब आया? तो यह 1964 में आया। ठीक है, इसको हम एजुकेशन कमेटी भी बोलते हैं, शिक्षा कमेटी भी, आयोग भी बोलते हैं। यहाँ से सवाल भी बनेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। इस आयोग ने संस्तुति दी, पुस्तकालय अनुदान का आकलन प्रत्येक छात्र द्वारा 200 रुपया, कितना रुपया? 200 रुपया, और शिक्षक पे 300 रुपये के आधार पर करना चाहिए। अब देख रहे हैं कि कभी 20 रुपया, कभी 200 रुपया, कभी 15 रुपया, कभी 400 रुपया, कभी 300 रुपया। यहाँ पे पैसा दिख जाए आप उसको स्टार लगा लीजिए, क्योंकि सवाल लाइब्रेरी साइंस वहीं से बनाएगा। ठीक है, अगर वो पूछा कि इसका रिकमेंडेशन किसका है, ये रिकमेंडेशन किसका है, किस कमेटी का है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, उन सब चीज़ों को एक जगह लिख लीजिएगा ताकि वो आपको आसान पड़े। आगे चलते हैं, योजना की पूरी अवधि में पुस्तकालय अनुदानों का विनियोग उपयुक्त रूप से होना चाहिए। आगे चलते हैं, विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को पुस्तकालय द्वारा समय समय पर उनके विषयानुसार आगे बढ़ने में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। पाठ्यक्रमों की सफलता के लिए पुस्तकालय सेवाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, जनरल पॉइंट है। ठीक है, विश्वविद्यालय का अनुसंधान एवं शोधों में पुस्तकालय को संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए। ये तो विश्वविद्यालय कराता ही रिसर्च में। ठीक है, पुस्तकालय के माध्यम से ज्ञान जगत के द्वार खोलने का प्रयास किए जाना चाहिए। ठीक है, ये तो पुस्तकालय का मेन एम है। तो आप क्या कीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको इन बातों का समझ हो सके। ठीक है, उम्मीद करते हैं इन सब बातों को आप समझ गए होंगे। तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अगला रिकमेंडेशन क्या है, हम यहाँ तक पढ़ लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या रिकमेंडेशन है कोठारी आयोग का, उन बातों को भी हम देख लेते हैं। पुस्तकों, छात्रों एवं अध्यापकों में पुस्तकालय के द्वार सामंजस्य स्थापित करने चाहिए, जिससे बौद्धिक जिज्ञासा शांत हो और छात्रों एवं अध्यापकों को आगे अध्ययन करने की प्रेरणा मिले। आगे चलते हैं, छात्रों को उत्साही अध्यापकों द्वारा पुस्तकालय के माध्यम से पुस्तकों के अध्ययन में रुचि जागृत करनी चाहिए। पुस्तकालय द्वारा पुस्तकालय को एक नए कार्यशाला में बदल देना चाहिए। मतलब ये क्या कर रहा है कि पुस्तकालय का काम कैसे हो, मतलब इंटरेस्ट कैसा पैदा करें, इन सब बातों पे भी इस कमेटी का जोड़ है। आगे चलते हैं। ठीक है, पुस्तकों का सही चयन होना चाहिए और जिससे उसका उपयोग भी हो। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको इंडिकेट करता हूँ कि ये क्या बताना चाह रहा है। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि मैं एक लाइब्रेरी खोला, ठीक है, या आप एक लाइब्रेरियन हैं,
तो आपको इन बातों का पता बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि आपके पास किस टाइप के यूजर आ रहे हैं, किस टाइप के आपके पास पाठक आ रहे हैं। हो सकता है मान लीजिए कि आपकी लाइब्रेरी कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री वाले लोग पढ़ने ज़्यादा आएंगे, मतलब इंडस्ट्री की चीज़ सीखने के लिए लोग ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो आपका ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप सरस सलील रख दीजिएगा, वहाँ पे मैगनीज रख दीजिएगा, वहाँ पे लाइब्रेरी साइंस की बुक रख दिया, तो क्या यूजर आपके पास रुकेगा? चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। चलिए आपका कहीं पे लाइब्रेरी, दूसरे जगह पे आप लाइब्रेरियन हो, वहाँ पे मतलब मेडिकल के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे किस टाइप की बुक होनी चाहिए? तो लोग आपके पास ज़्यादा आएंगे, तो वहाँ पे मेडिकल की बुक होनी चाहिए, जो मेडिकल साइंस में जितनी टाइप की बुक है, जितने भी टाइप का उसका कलेक्शन है, वो होना चाहिए। तो क्या होगा कि यूजर अपने अकॉर्डिंग यूज के अकॉर्ड आपके पास आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। ठीक है, जहां जहां जिस चीज की डिमांड है आप वहां वहां पर उसे सप्लाई दीजिए। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस यही बोलता है कि जिस टाइप के यूजर आपके पास आ रहा है, आपका माइंडसेट जानिए कि वहाँ पे किस चीज़ का यूजर है। मान लीजिए कि आप एक रूरल एरिया में लाइब्रेरी साइंस खोलते हैं, वहाँ पे आप मेडिकल का कोई भी स्कोप नहीं है, आप वहाँ पे मेडिकल का सब बुक रखोगे, तो आप क्या करेंगे? पैसा फंसा रहे हो, वहाँ पे तो मेडिकल के बच्चे मिलेंगे नहीं आपको। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये है इंपॉर्टेंट बात है कि जिस टाइप का यूजर हो उस टाइप का बुक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। इन सब बातों पे भी इस कमेटी का जोड़ था। आगे चलते हैं। किसी भी संस्था, महाविद्यालय, मान विश्वविद्यालय एवं विभाग की स्थापना तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक वहाँ कोई सुव्यवस्थित पुस्तकालय की स्थापना न हो। कितनी बड़ी बात बोल दी गई इस कमेटी के द्वारा। ये आप देख रहे हैं, ये बात इतनी कोठारी आयोग ये बात बोल रहा है कि भैया अगर पुस्तकालय नहीं है तो उसे विश्वविद्यालय का दर्जा ही नहीं दो, वहाँ खोलने ही नहीं दो। यही बात बोल रहा है। फिर से पढ़ देता हूँ। किसी भी संस्था, महाविद्यालय एवं मान विश्वविद्यालय व विभाग की स्थापना तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक वहाँ एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय की स्थापना नहीं हो। यह स्टेटमेंट में सीधा सीधा आपको एग्जाम में छप जाएगा कि कौन सा ऐसा कमेटी है जो ये बात बोलता है कि जब तक वहाँ पुस्तकालय न हो तो वहाँ विश्वविद्यालय का ये नहीं देना चाहिए, मतलब लाइसेंस नहीं देना चाहिए, स्थापना उस विभाग की स्थापना तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक एक वहाँ लाइब्रेरी नहीं हो। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ सुव्यवस्थित पुस्तकालय का अर्थ ये है एक अच्छा चयनित संग्रह। ये भी स्पेसिफाई कर रहा है कि पुस्तकालय में क्या होना चाहिए, ये भी रिकमेंड कर रहा है कमेटी। ठीक है, एक अच्छा चयनित संग्रह मतलब मैं वही बात बोल रहा कि जो चीज़ जरूरत की चीज़ है, मतलब कलेक्शन आपके पास ऐसा होना चाहिए जो यूजर के अकॉर्डिंग हो। आगे चलते हैं। एक उपयुक्त भवन, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा भवन खोल दीजिए जहाँ पे बैठने की मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं हो, कुर्सियाँ बढ़िया नहीं हो, आरामदायक कुर्सियाँ नहीं हो। ठीक है, जब मैं आपको 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने एक बात आपको बताया था कि लाइब्रेरी का लोकेशन कौन से रूल्स में है, कौन से लॉज में है, फर्स्ट लॉज में। फिर मैंने आपको बताया था लाइब्रेरी के फर्नीचर के बारे में बात किया था, किस लॉज में, वो भी फर्स्ट लॉ के बारे में बताया। मतलब कुर्सियाँ आराम होनी चाहिए, आराम की चेयर होनी चाहिए। मतलब यही बात ऐसा बोल रहा है कि एक मूलभूत सुविधा जो आपके पास यूजर आ रहा है, जो आप यूज कर रहे हो, आप उसे कम से कम उतना तो सुविधा दो जो उसका फंडामेंटल जो सुविधा है उन सब होना चाहिए। ठीक है, और प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ उपयुक्त उपस्कर व उपकरण हो। वही बात मैं बोल रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और प्रशिक्षित कर्मचारी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे लाइब्रेरियन को आप वहाँ रख दो जिसको क्लासिफिकेशन नहीं आता हो, जिसको कैटलॉगिंग नहीं आता हो, जिसको कोहा का नॉलेज नहीं हो। ठीक है, इंग्लैंड थाना का नॉलेज नहीं हो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बोलना चाह रहा है कि ये रिकमेंडेशन ये दिया है कि इन सब बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये कौन सी कमेटी हम पढ़ रहे हैं? कोठारी कमीशन। कौन सा कमीशन पढ़ रहे हैं? कोठारी कमीशन। ये कब आया है? 1964 के आसपास में आया है। ठीक है, आगे चले। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है इंपॉर्टेंट, यूजीसी लीज कमीशन पैनल। ठीक है, लीज को स्वतंत्र विभाग बनाने और लाइब्रेरी साइंस का नाम बदल कर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रखने की सिफारिश की गई। कब की गई? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की सिफारिश की गई। देखिए यहाँ से सवाल बन जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस स्वतंत्र विभाग बनाने कब रिकमेंड किया गया? तो आप देखेंगे यूजीसी लिस्ट पैनल 1982 में। आगे चलेंगे। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रस्तावित किया गया 2 वर्ष के लिए। ये किसमें आया? यूजीसी लिस्ट पैनल। लिस्ट मतलब लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बात बोल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ से 2 सवाल बन जाएगा कि इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, या कौन पॉलिस आपको दे देगा, इसका फुल फॉर्म पूछ देगा आपसे, तो आप क्या बोलेंगे? कौन पॉलिस का फुल फॉर्म क्या है? कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कब आया? 1985 से 6 में, मतलब 1985 ही देगा आपको।
एग्जाम में, ठीक है। इसका चेयरमैन कौन है, 85 में आया, इसका रिकमेंडेशन 86 में आया। जब मैं इस टाइप का चीज़ लिखूंगा तो आप इतना बात समझ लेना कि ये बना पहले था, इसका रिकमेंडेशन 1 साल बाद आया था। आगे चलेंगे, इसका चेयरमैन कौन है, डीपी चट्टोपाध्याय। यह भी एग्जाम में सवाल बना है, इसलिए मैं आपको स्टार मार देता हूँ, यहाँ पे सवाल बना है, ठीक है। राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति बनाने हेतु गठित, ठीक है। अगला है लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, हेतु राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की सिफारिश की गई, किसमें, कौन, पॉलिश समिति में, ठीक है। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, इम्पावर्ड कमिटी ऑन लाइब्रेरी पॉलिसी, यह कब आया, 1980 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि चेन्नई में राष्ट्रीय लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र की सिफारिश की गई, ठीक है। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, प्लानिंग कमीशन की समितियां, ठीक है। जो प्लानिंग कमीशन की समितियां हैं वो क्या है, 7वीं से 9वीं पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालय नेटवर्क, तकनीक और लिस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र की स्थापना पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज पढ़ेंगे तो हम लाइब्रेरी के बहुत सारे नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम नेट के बारे में पढ़ेंगे, यूनेस्को के बहुत सारे नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप वेट कर लीजिए, इस बात से आप परेशान नहीं होगा पुस्तकालय का नेटवर्क क्या होता है, मैं इतना नेटवर्क पढ़ाऊंगा, आप नेटवर्क से परेशान हो जाएंगे कि उसको याद करते करते आप थक जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप उतना दिन मेरा इंतजार कीजिएगा कि मैं आपको नेटवर्क में थकाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आगे पढ़ते हैं हम कमिटी, हम कहाँ पे हैं, कमिटी पे हैं। अगली कमिटी कौन सा है, कोर टास्क ग्रुप और लाइब्रेरी शेयरिंग, 1996। एक बात आपको और बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप इस बात का चिंता नहीं कीजिएगा कि आपको नोट्स नहीं मिलेगा, आप मेरे टेलीग्राम पे आइए, ठीक है। आपको जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन सब का PDF मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जाके नोट्स मिला लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। मैंने इन डिटेल्स में उसे नोट्स में कवर किया है, ठीक है। आगे चलिएगा, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डेटाबेस निर्माण और R&D के लिए सरकारी सहायता की सिफारिश किया है। आपसे ये सवाल बन जाएगा आपके एग्जाम में, कोर टास्क ग्रुप ऑन लाइब्रेरी शेयरिंग कब बना, तो 1996 में बना, ठीक है। अगला है नेपलिस ड्राफ्ट कमेटी, 1983 में, ठीक है। नेपलिस का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ देता है, तो क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। यह हम आपको नेपलिस पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल्स में पढ़ाएंगे, ठीक है, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है, एक राष्ट्रीय सूचना नीति बनाना। सुझाव क्या है, पुस्तकालय की नेटवर्किंग, सूचना का लोकतांत्रिकरण, संसाधनों का साझाकरण, ठीक है। यहाँ से 2 कमेटी पढ़ेंगे CDC के बारे में, जिस CDC का फुल फॉर्म पूछ देगा, करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है। तो ये एक 1993 में आया है, एक 2001 में आया है, ठीक है। इसके अध्यक्ष है प्रोफेसर PN कौला, इसके हैं डॉक्टर CR कर्सीदप्पा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इन सब बातों को भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसका क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जान जाते हैं। आधुनिक पाठ्यक्रम, इंटर्नशिप, लैब टूर आदि की सिफारिश करना। इसमें क्या है, पाठ्यक्रम में IT और परंपरागत विषयों का संतुलन बनाना। अगला है 2 वर्षीय एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की जोरदार सिफारिश। कौन क्या था, CDC मतलब UGC करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी 2001, इसके अध्यक्ष डॉक्टर CR कर्सीदप्पा हैं, ठीक है। उम्मीद करते इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। अगला है नेशनल नॉलेज कमीशन, 2001 में आया, ठीक है। यहाँ से आप सवाल एक ही बन जाएगा, नेशनल नॉलेज कमीशन ये 5 में आया, सॉरी, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है, सैम पित्रोदा हैं। इसके सुझाव क्या है, पुस्तकालय का अधिग्रहण, ICT का व्यापक उपयोग, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच सबके पास हो। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, वाडिया कमेटी, ठीक है। वाडिया कमेटी आया 1967 में, प्रोफेसर AR वाडिया ने इसके अध्यक्ष है। इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। इसका उद्देश्य है विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कार्य और संगठनात्मक ढांचे की जांच करना। आगे चलते हैं, पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण की आधुनिक तकनीकों का मूल्यांकन करना, मतलब एवोल्यूशन करना। इसके सिफारिशें क्या हैं, उन बातों को भी हम देख लें। जितने भी यूनिवर्सिटी पुस्तकालय के लिए है, कुशल संगठनात्मक ढांचा और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस मतलब MLIS, जिसको हम मास्टर या लिप साइंस बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। पाठ्यक्रम शुरू करने की सिफारिश करना किसका है, वाडिया कमेटी का है। ये सवाल बन जाता है एग्जाम में, ऐसे करके आपको एग्जाम में दे देगा। देखिए मैं बताता हूँ इसको, मैं अभी देखिए मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। आपके एग्जाम में सीधा सीधा ये सवाल बन जाएगा ना, ठीक है। देखिए एक सवाल ऐसे बनेगा, ठीक है, देखिए आप कंफ्यूज हो जाएगा। एक है वाडिया कमेटी, ठीक है, एक है लाल कमेटी, ठीक है। दोनों सवाल बनेगा, दोनों से कंफ्यूजन नहीं होएगा, ठीक है। ये दोनों
EMLIS के बारे में बात करता है, तो दोनों के बारे में हम देख लेते हैं, कंफ्यूजन दूर करते हैं हम आपको। ठीक है, जब 1967 में है वाडिया कमेटी है, ठीक है, वाडिया कमेटी है, ये लाइब्रेरी साइंस पाठ्यक्रम शुरू करने का सिफारिश करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, लाल कमेटी के बारे में जानते हैं। ये कमेटी कब आई है? 1970 में आई है लाल कमेटी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर AB लाल। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति थे। कौन थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति थे। इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, MLIS पाठ्यक्रम की वर्तमान सुविधाओं का मूल्यांकन और प्रशिक्षण करना। चेंज कर रहा है, समझ में आ रहा है? वहां पे शुरू करने की बात कर रही है, यहाँ पे क्या करने का? उसका इवोल्यूशन करने की बात की जा रही है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं पुस्तकालय कर्मियों की आवश्यकताओं के लिए विस्तार की सिफारिश की जा रही है। उम्मीद करते हैं आपको लाल कमेटी और इससे पहले जो मैंने वाडिया कमेटी पढ़ाया उसके डिफरेंस को समझ आया होगा। सिफारिशें क्या है? प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार और नामांकन वृद्धि पे जोर। आगे चलते हैं, भोरे कमेटी। यहाँ से भी सवाल बना है कि भोरे कमेटी का संबंध किससे है? भोरे कमेटी 1943 में आ रहा है। इसका अध्यक्ष कौन है? सर जोसेफ विलियम भोरे है। ठीक है, इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, भारत में स्वास्थ्य स्थिति का आकलन और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करने के लिए सिफारिश किया गया। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा संबंध पुस्तकालय विज्ञान से नहीं है। फिर मैं इसको क्यों बताया? क्योंकि एक बार एग्जाम में भोरे कमेटी पूछ दिया था। ठीक है, इसलिए मैं इसको भी कवर करा दिया। ठीक है, मेहरोत्रा कमेटी, यह 1983 में आया। इसके अध्यक्ष है प्रोफेसर ARC मेहरोत्रा। ठीक है, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा निदेशकों को वेतनमान, मतलब ये आप देखिएगा जहाँ पे स्केल की बात होगी ना, ठीक है, पे स्केल की बात हो रही है, वहाँ पे आप देखेंगे मेहरोत्रा कमेटी वहाँ होगा। ठीक है, इसकी सिफारिशें क्या है? 1986 में पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतनमान संशोधन पे रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये एग्जाम में बहुत बार सवाल बना है कि पे स्केल पे कौन सी कमेटी बनी थी लाइब्रेरी साइंस में, तो आप क्या बताओगे? मेहरोत्रा कमेटी बनी थी। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, रिची कमेटी, 3AG रिची। ठीक है, ये इसका एक स्टेटमेंट आ जाता है एग्जाम में कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी किसने बताया था, किस कमेटी ने बताया था? तो 1926 में रिची कमेटी। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। सिफारिशें पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित करने की सिफारिश, वही बात मैं बोल रहा था, जिसे बाद में लागू भी किया गया। आगे चलते हैं, डॉक्टर बी शंकर कमेटी 1979 से 80 के बीच में। ठीक है, नियुक्ति कौन किया था? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया। भारत में स्वास्थ्य विज्ञान पुस्तकालय सेवाओं में सुधार की जांच करना। ठीक है, यह स्वास्थ्य विज्ञान पुस्तकालय सेवाओं में सुधार की जांच करना है। इसका रिपोर्ट 1981 में प्रस्तुत किया गया था। सिफारिशें क्या है? देश के लिए एक प्रभावी और कुशल पुस्तकालय और सूचना सेवा नेटवर्क की विकसित करने की सिफारिश की गई। इस नेटवर्क के बाद हेल्थ नेटवर्क, ये पढ़िएगा, हेल्थ नेटवर्क मैं पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, इसको हेल्थ लिटरेचर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज के नाम से जाना गया, जिसे 1982 में लॉन्च किया गया। यह भी आपके एग्जाम में बनता है कि हेल्थ नेटवर्क कब किया गया, तो आप कब बताएंगे? 1982 में लॉन्च किया गया। और किस कमेटी के अंतर्गत काम हुआ था इसका? डॉक्टर बी शंकरन कमेटी के अनुसार। दामोदरन समिति, दामोदरन समिति 1970 में आया। नियुक्ति भारत सरकार द्वारा पॉलिटेक्निक शिक्षा में दामोदरन कमेटी, भारत सरकार द्वारा पॉलिटेक्निक शिक्षा के पुनर्गठन और विकास के लिए विशेष समिति। देखिए मैं बता देता हूँ, एक बात पूछता हूँ, इसमें जो एग्जाम में आपका सवाल बनेगा ना, इस कमेटी से ये पूछा जाएगा पॉलिटेक्निक कमेटी में किससे संबंध है, तो आप क्या बताएंगे? पॉलिटेक्निक शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए, तो आप बताएंगे दामोदरन समिति। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर GR दामोदरन। ये रिपोर्ट 28 फरवरी 1971 को प्रस्तुत करता है। उद्देश्य क्या है? पॉलिटेक्निक शिक्षा प्रणाली में सुधार और उद्योगों के साथ समन्वय स्थापित करना। सिफारिशें, इसके जितने भी सिफारिशें होंगे सब पॉलिटेक्निक से रिलेटेड होंगे। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। अब क्या हुआ? अब हमारा जितने भी कमेटियाँ हैं हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी कमेटी में कुछ भी समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए हमसे कि क्या आपको समस्या आ रहा है। मैं उन सभी का कमेंट बॉक्स में जवाब दूंगा। अगर आप मेरे से जुड़ना भी चाहते हैं तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे आप मैसेज भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई व्हाट्सअप पे भी दूंगा। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अभी हमारा, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो 2 नंबर तो पक्का है। ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमने इसे इन डिटेल्स पढ़ा है, लगभग हमने 37 कमेटियाँ, सॉरी 38 कमेटियाँ हमने पढ़ा है। ठीक है, ये बहुत इन डेप्थ है। ठीक है, अगर 1-2 कमेटी छूटी होगी, ठीक है, तो हम इसे छोड़ के भी गए हैं, मैं बताऊंगा नहीं। जब मैं मैराथन लाऊंगा वहाँ पे 1-2 कमेटी वहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए
आप क्या कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए, आप इसे पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, कॉपी में लिखिए, ठीक है, बार बार रिवाइज कीजिए, तो आपको क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। अगर आपको और भी कोई चीज़ पढ़ना है लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है, किसी टॉपिक पे दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।